काशी में आस्था भी है और अर्थव्यवस्था भी। संस्कृति भी है और पुरातन सभ्यता भी। और धार्मिक पर्यटन को लेकर जो पूरे यूपी में एक माहौल बन रहा है, उसकी शुरुआत काशी से हो गई है। इस वक्त हम वाराणसी में उस जगह पे हैं जहां से पूरी दुनिया में वाराणसी के पर्यटन का, वाराणसी की संस्कृति की झलक पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है। आईआईए ने एक एक्सपो का आयोजन किया है वाराणसी में। इंटरनेशनल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का एक्सपो है जो पहली बार वाराणसी में आयोजित हुआ है। इससे पहले लखनऊ में आयोजित होता था, लेकिन इस बार आईआईए ने डिसाइड किया है कि पूरे यूपी के 4 बड़े शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। ये संभावनाओं के सच होने का ऐलान है। ये उम्मीदों की उड़ान के सुनहरे हो जाने की जयघोष है। पीएम मोदी और सीएम योगी की उपयोगी जोड़ी ने अर्थशास्त्र की बनी बनाई परिपाटी के सामने एक और बड़ी लकीर खींच दी है। भारत की सनातन आस्था हजारों साल पुरानी है, लेकिन आस्था और अर्थव्यवस्था का ये मिलन पीएम मोदी की देन है। पीएम मोदी ने जो आस्था और अर्थव्यवस्था के मिलन के मंथन से इकोनॉमी के लिए अमृत निकलने का अनुमान लगाया था, अब उसको साकार करने में आईआईए ने भी बड़ा कदम उठाया है। दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए आईआईए ने जो यूपी सरकार के साथ मिलकर पहल की है, ये एक अद्भुत पहल है। और मेरे पीछे ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, ऐसे करीब सैकड़ों स्टॉल लगे हैं जहाँ पे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगी है। चाहे वो हैंडलूम से बनी साड़ियाँ हो, जिसको पीएम मोदी ने भी काफ़ी प्रोत्साहित किया था, या फिर और तमाम चीज़ें हैं। जैसे बनारस में टूरिज़्म को बढ़ावा मिले और टूरिज़्म को पूरी दुनिया में एक पहचान मिले। सीएम योगी का एक टारगेट है जो यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसमें वाराणसी का योगदान रहे। इसके लिए भी ये एक्सपो बेहद ही अहम है। ये महज एक आयोजन नहीं है, बल्कि इस आयोजन ने विकसित यूपी के लक्ष्य में वाराणसी के योगदान की नींव रख दी है। वाराणसी में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी आईआईए ने इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का आयोजन करके इतिहास रच दिया है। इस आयोजन में यूपी सरकार की भी भागीदारी है। एक्सपो का शुभारंभ खुद यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। जो आयोजन हो रहा है, इससे जो आसपास के पर्यटन स्थल है उसको नई पहचान बनेगी। तो क्या वाराणसी यूपी के ग्रोथ इंजन में एक अभी माननीय योगी जी ने क्या कर दिया कि वाराणसी विंध्य को दोनों मंडल मिला करके दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर अब कर रहे हैं सनातन एनसीआर। जैसे आप जाते हैं बद्रीनाथ जी, तो आपके जाते हैं केदारनाथ जी। अगर आप गए बद्रीनाथ जी, जाते केदारनाथ जी। अब यहाँ पर जो बनने जा रहा है, ये सनातन के साथ जिले मिलने जाके, जो बनारस में आएगा माँ मैथुन जाएगा, सोनभद्र जाएगा, गाजीपुर जाएगा। यहाँ पर भी जो बड़े देवस्थान है, सनातन परंपरा की पहचान है, उसको निखारने की बात है। इस एक्सपो से इंटरनेशनल पहचान मिलेगी इन सारी जगहों को। इस एक्सपो से 2 फायदा होने जा रहा है कि देश विदेश के लोगों का बनारस में आना होता है, और आने के बाद यहाँ लोग आए हुए हैं, वो यहाँ पर इसको देखते हैं उसको। और देखने के साथ साथ इस एक्सपो से जो टूरिज्म से संबंधित यहाँ व्यापार करने लोग हैं, उनको तमाम वेंडर एक ही पर्सन मिल जा रहे हैं सामान खरीदने के बारे में, जानकारी लेने के बारे में। यहाँ पे तमाम स्टॉल लगे, आपने भ्रमण किया, क्या कुछ देखा? हाँ, वहाँ लगे हैं। जो बनारस के उत्पादन चीज़ें हैं, वह भी जो विदेश के लोग आए हैं उनको भी देखेंगे, उनको अच्छा बाजार मिलेगा। उद्यमियों के लिए एक बड़ा मंच साबित हो रहा है ये। उद्यमियों के लिए मैंने आग्रह किया उद्यमियों से कि आप आज़ाद देश के अर्थव्यवस्था की ग्रोथ करने में आप भूमिका निभा रहे हैं। आप सरकार को यूं ही व्यापार करते रहिए और आगे बढ़ाइए। आप ही के बल पर हमें इस साल जाना है देश विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था में 4थे पायदान पर। यह आयोजन महज एक प्रदर्शनी नहीं है। अर्थव्यवस्था की नजर से देखें तो ये यूपी के लिए
अर्थव्यवस्था का वो बूस्टर डोज है जिसने ये ऐलान कर दिया है कि यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। वाराणसी में इस एक्सपो से यहाँ के लोकल कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय फलक मिला, तो वहीं संस्कृति और कला की राजधानी काशी की ख्याति भी बढ़ी है। तो हम चलते चलते पहुंचे हैं धानुका सिल्क के पास। यहाँ पे देखा काफी बनारसी साड़ी लगी हुई थी और यहाँ पे काफी व्यवस्थित तरीके से लोग खड़े थे, तो सोचा बात की जाए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरी शंकर धानुका है सर। और IIA के इंटरनेशनल जो एक्सपो हो रहा है उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लेवल का कार्यक्रम काशी में रखा और हम लोगों को बहुत कुछ करने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको यहाँ पे? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है क्योंकि जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी अतिथि आ रहे हैं, यहाँ लोकल लेवल पे भी हम लोगों ने बहुत लोगों को बुलाया है और जो आ रहे हैं बहुत प्रशंसा करके जा रहे हैं हमारे ब्रांड की। और हमें लगता है कि आने वाले समय के लिए काशी नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं वो हमारे काशी की चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और पसंद करने के बाद हम लोग को इसका सेवा का मौका मिलेगा, जिससे हम लोग का व्यापार बहुत बढ़ने की उम्मीद है। और अभी भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। कल भी हम लोगों ने अच्छा बिजनेस किया। ब्रांड्स की बात की, आप यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ लगी हुई और भी चीज़ें लगी हुई, आप इनके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, काशी की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उसमें से जैसे ये बनारस का सूट है, ये सूट का फैब्रिक है, ये सूट है। और इसके अलावा ये साड़ियाँ हैं, खड्डी की बनारसी साड़ियाँ, सिल्क की बनारसी साड़ियाँ, शिफॉन, जॉर्जेट, कोरा और गंजा, मटका सिल्क, चिनौन सिल्क। और ये यहाँ की सबसे फेमस सिल्क है बनारस की, मसरू सिल्क बोलते हैं इसको, मसरू टसर। ये बहुत हल्का कपड़ा और पतला कपड़ा होता है, पूरी वीविंग का काम होता है। और ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये कतान सिल्क, बनारस की सबसे जानी मानी कतान सिल्क। और सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि 100% गवर्नमेंट द्वारा मान्यता, ये सिल्क मार्क का लोगो लगा हुआ है और ये हमारा लोगो लगा हुआ है। तो प्रॉपर रूप से असली की भी पूरी गारंटी है ताकि कस्टमर यहाँ से जा करके बेवकूफ़ ना बने, इसका विशेष ध्यान रखा है। अभी कुछ देर पहले बता रहे थे ऑफ कैमरा में, मैंने सुना अभी आप किसी गेस्ट से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आपका जो ये स्टॉल लगा हुआ है बेहद खास है। किन वजहों से आप इसको सबसे अलग बता रहे हैं? हमारा स्टॉल बेहद खास इसलिए है कि देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब कहीं से कुछ परचेज कर रहे हो तो एक तो लुक, दूसरा उसका कलेक्शन, तीसरा उसका सेल्स पर्सन और चौथा उसका जो बिलिंग अरेंजमेंट है। हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर लगाया है, बिलिंग सॉफ्टवेयर। 100% पूरा पक्का बिल दे रहे हैं, सिल्क मार्क का लोगों के साथ, पक्के बिल के साथ, हर चीज़ कस्टमर को सेटिस्फाइड करके दे रहे हैं। ये मुझे सबसे अलग बनाता है और आज मुझे लगता है कि यही मेरे लिए सबसे अलग है। आप एक चीज़ नहीं बता रहे जो कि मेरे कैमरामैन ने मुझे बताया, आपकी दुकान में जापान के PM आए थे क्या? हाँ, जापान के PM आए थे हमारी दुकान पे, वो भी शॉपिंग करके गए हैं। उन्होंने बहुत सराहना की इस शोरूम की और मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता कि आज देश के साथ साथ विदेश के अतिथि भी आकर के यहाँ से सम्मान हमारा करके जा रहे हैं और उनका भी सम्मान हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है धानुका के लिए। थैंक यू सो मच सर। आप इस लेवल पे यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए, आपकी बड़ी दुकान भी है शहर में, कितने लोगों को रोजगार देते हैं आप इस दुकान के माध्यम से, अपने कारखाने के माध्यम से, अपने शोरूम के माध्यम से? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी मॉरिशस के PM भी हमारे शोरूम में आए थे पीछे एक महीना पहले और बनारस में हमारे शोरूम में आके शॉपिंग करके गए थे। और हमारे इस समय व्यापार को देखते हुए हम लोगों ने 15 शोरूम यहाँ चालू कर रखे हैं। साड़ियों का हमारा 5 शोरूम है और बनारस की फूडिंग का 5 शोरूम है और बनारस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारा 3 शोरूम है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी शोरूम है। जितने टूरिस्ट पॉइंट हर जगह शोरूम है और हमारे यहाँ 650 के आसपास स्टाफ परिवार काम करते हैं, जिनके वजह से आज धानुका परिवार और धानुका और बनारस का नाम बढ़ रहा है। देश में आस्था का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। वाराणसी में हजारों साल से सनातनी की संस्कृति है, लेकिन आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम पहली बार दिखा है। पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना योगी सरकार के लिए एक अवसर नहीं है, बल्कि ये वो रास्ता है जिस पर चलकर यूपी तरक्की के राजमार्ग पर सरपट दौड़ रहा है। और उस रास्ते में योगी सरकार को IIA का साथ मिला है। सर, ये अपने तरीके का पहला इनिशिएटिव है जो वाराणसी में हो रहा है। IIA ने पहली बार वाराणसी को चुना है, कितना अहम है ये टूरिज्म के लिहाज से? देखिए, वाराणसी टूरिज्म का हब बन चुका है। आज पिछले 4 साल में वाराणसी में 24 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक देशी विदेशी आए और निरंतर 2014 जब से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद बने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, यहाँ काशी में आज पर्यटन मतलब मैं आपको ये कहूँ कि आसमान के ऊपर पहुँच रहा है और उससे यहाँ की आर्थिकी, काशी की, प्रदेश की, देश की आर्थिकी भी सुदृढ़ होती जा रही है। हम लोगों ने जो ये विचार किया, आज काशी में जो आ रहा है, अयोध्या भी जाएगा, विंध्याचल पास में है वहाँ भी जाएगा,
प्रयागराज भी जाएगा। ये एक सर्किट है और इस एक्सपो में जिस तरह से सफलता मिली, 5,000 से ज़्यादा विजिटर और मेरे को अनुमान है 500 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार इसमें होगा। फॉरेन डेलीगेट्स आए, गुयाना, जापान, श्रीलंका, आपके आज सब अभी उनसे इंटरेक्शन हुआ और किस तरह उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़े, इस पर विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा की है। और निश्चित रूप से आज ये एक्सपो अपने आप में जो हमारा उद्देश्य था उसमें 100% सफल रहा है। आज पूरे प्रदेश से और उद्योग प्रतिनिधि में 500 से ज़्यादा उद्योग प्रतिनिधि हर जनपद से यहाँ आए हैं। और कल से क्या पूछना है, पहले गंगा आरती, नौका विहार, आज सुबह माँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन और जिस तरह से आनंद ले रहे हैं वो अपने आप में यहाँ बनारस में पर्यटन को बढ़ाएगा, प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाएगा। और एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत 2047 की जो संकल्प उनका है उसको पूरा करने की दिशा में भी यह अहम रोल करेगा। क्योंकि यहाँ जो उद्यमी हैं, स्मॉल है, माइक्रो, मीडियम, इतने प्रभावित हुए हैं। जिस तरह यहाँ स्टॉल लगे हैं, 100 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मिला जुला कर भाई साहब मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार के एक्सपो एक परिणाम परक होंगे, एक अलग संदेश देंगे। इससे व्यापार और उद्योग भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से आज प्रदेश का जो एक $1 ट्रिलियन का संकल्प हमारे माननीय योगी जी का है, हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि आज उत्तर प्रदेश जो है धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक रूप से देश का नेतृत्व करे, उस दिशा में यह एक्सपो काम करेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं है बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी ये सबसे समृद्ध भी है। यूपी के पास आध्यात्म की तिकड़ी भी है, यूपी के पास राम भी है, कृष्ण भी है और बुद्ध भी है। ये हजारों वर्षों से यूपी के पास मौजूद है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। अब पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस पर ध्यान दिया है और लगातार इस पर काम भी हो रहा है। वाराणसी में इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो के आयोजन ने आध्यात्मिक पर्यटन को नया आयाम दे दिया है। पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग के सीईओ मनोज कुमार ने भी यूपी के विकास में आध्यात्मिक पर्यटन के महत्व को अहम बताया। इस एक्सपो को आप किस तरीके से देख रहे हैं वाराणसी में, जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से, और ये आयोजन फिलहाल? ये इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की एक बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने लीग से हटकर और ये तय किया है कि इस बार 4 सम्मेलन करेंगे साल के अंदर वो, और 4 अलग अलग थीम पर करेंगे और प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों में करेंगे। अभी तक वो हर सम्मेलन 1 वर्ष में 1 और वो लखनऊ में किया करते थे। बनारस में उन्होंने जो थीम चुना है वो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का है। इससे अच्छा माकूल जगह उनको और नहीं मिल सकता पूरे हिंदुस्तान में इस थीम पे वर्कशॉप करने के लिए। बहुत अच्छे स्टॉल लगे हैं, 100 से ज़्यादा लोग अपने एग्जिबिट यहाँ पर दिखा रहे हैं। टूरिज़्म यूपी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है और लगभग 60 करोड़ पर्यटक यहाँ पर एक साल में आते हैं। ये आंकड़ा आपको 5-6 साल पहले 22 करोड़ का हुआ करता था, यानी 3 गुना उछाल इस आंकड़े में आया है। हम लोगों का टारगेट ये है कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, जो अभी देश में लगभग 1 करोड़ के आसपास आते हैं, उसमें से 23 लाख लोग यूपी में आते हैं। तो एक मकसद है कि इसको बढ़ाया जाए। दूसरा ये कि जो लोग आ रहे हैं उनके स्टे को बढ़ाया जाए। अब उसमें हम अगर जोड़ सकें डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ रिलेटेड टूरिज़्म या आपके आयुर्वेद ट्रीटमेंट के साथ, योगा के साथ जोड़ सकें, तो इस दिशा में भी सरकार पहल कर रही है। आप जब मुख्य सचिव रहे थे तो आपने शहरी विकास के बुनियादी ढांचे के लिए काम किया था। अब बनारस का जो विकास हो रहा है पर्यटन के लिहाज से, इसको कैसे देख रहे हैं? बनारस पिछले कुछ वर्षों में लोगों की सोच से ज़्यादा परिवर्तित हुआ है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नई सड़कें बनी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। रोपवे भी देश में मेरे ख्याल से शहर के अंदर पहला ही शहर होगा बनारस जहां ये बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। सीवरेज और ड्रेनेज पे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे और फोकस तरीके से हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है खास करके उनके आसपास के 3-4 किलोमीटर के दायरे में एक अलग तरह का अनुभूति लोगों को होना चाहिए, एक अलग तरह की फीलिंग हो। इसके लिए इस तरह के डेस्टिनेशन के आसपास के क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था, सैनिटेशन की एक बहुत ही उत्कृष्ट लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है।
इको टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, और बनारस में भी इको टूरिज्म के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। बनारस और उसके आसपास जैसे बारादरी वगैरह में काफ़ी अच्छा है। सलखन का फॉसिल पार्क भी है सोनभद्र में। तो आसपास इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया बोर्ड भी बनाया है जो इको टूरिज्म बोर्ड, जो कि बेसिकली नेशनल पार्क्स और उनके ऊपर आधारित टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहा है। एक आखिरी सवाल है, राज्य परिवर्तन आयोग नीति आयोग के तर्ज पे काम करता है। ये जो बनारस में एक्सपो चल रहा है, इसमें राज्य परिवर्तन आयोग की भूमिका? मेरे आने का मकसद था यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, उनके लोगों से बातचीत हो सके, उनके कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव मिल सकें। और राज्य परिवर्तन आयोग या स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का मेन जो रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट को बेहतर पॉलिसी बनाने में मदद करने का है। और उस पॉलिसी को बनाने के लिए प्रदेश के अंदर के लोग, देश के अंदर के लोग या दुनिया के एक्सपर्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस को समाहित करते हुए, इकट्ठा करते हुए जो राज्य के बेहतरी के लिए सबसे अच्छा पॉलिसी हो सकता है अलग अलग सेक्टर में, वो बनाने का है। तो मैं इसी क्रम में आया था कि लोगों के सुझाव मिल सकेंगे जो हमारे काम आएगा। मनोज कुमार ने मुख्य सचिव रहते हुए शहरी विकास और बुनियादी ढांचे पर काम किया। अब वो उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग के सीईओ हैं। राज्य परिवर्तन आयोग नीति आयोग की तर्ज पर काम करता है। ऐसे में वाराणसी के विकास और यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य परिवर्तन आयोग के सीईओ ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। मेरे आने का मकसद था यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, उनके लोगों से बातचीत हो सके, उनके कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव मिल सकें। और राज्य परिवर्तन आयोग या स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का मेन जो रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट को बेहतर पॉलिसी बनाने में मदद करने का है। और उस पॉलिसी को बनाने के लिए प्रदेश के अंदर के लोग, देश के अंदर के लोग या दुनिया के एक्सपर्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस को समाहित करते हुए, इकट्ठा करते हुए जो राज्य के बेहतरी के लिए सबसे अच्छा पॉलिसी हो सकता है अलग अलग सेक्टर में, वो बनाने का है। तो मैं इसी क्रम में आया था कि लोगों के सुझाव मिल सकेंगे जो हमारे काम आएगा। अर्थशास्त्र कहता है कि विकास कभी सीधी रेखा से नहीं होता, बल्कि ये सूर्य की रोशनी की तरह चारों ओर फैलता है। कुछ यही हुआ इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो के आयोजन में। वाराणसी में हुए इस आयोजन में यहाँ के लोकल कारीगरों को न सिर्फ देश में बल्कि ग्लोबल पहचान मिली। इस दौरान व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार को पंख लगे। लकड़ी से कारीगरी का अद्भुत नज़ारा दिख रहा है इस दुकान में, इस स्टॉल में। तमाम चीज़ें जो भारतीय संस्कृति या फिर वाराणसी की कह सकते हैं पुरातन संस्कृति की झलक इस दुकान में दिखाई दे रही है, इस स्टॉल में दिखाई दे रही है। तमाम तरीके के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की झलक हो या राम मंदिर की बात की जाए, या फिर खिलौने भी हैं, बच्चों के खिलौने, जो आमतौर पे हम लोगों के घर में चाइनीज ही का एक ट्रेंड सा चल गया है, लेकिन उसमें भी संस्कृति को जीवंत रखने वाले ऐसे खिलौने यहाँ पे इस दुकान में दिखाई दे रहे हैं, इस स्टॉल में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये स्टॉल आपने लगाया है, इसकी खासियत बताएंगे? वुडन का जो वर्क है, वुडन हैंडीक्राफ्ट, बनारस का लकड़ी का जो काम है, जो यहाँ की पेंटिंग है, वो विश्व प्रसिद्ध है। उसी के लिए ये स्टॉल लगा के लोगों को जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाया गया है कि अभी भी बनारस में ऐसे काम होते हैं। ये जितने भी यहाँ पे जैसे राम मंदिर बना हुआ है, हम देख रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय का एक क्राफ्ट बना हुआ है, ये सब लकड़ी से बना हुआ है? सभी के सभी लकड़ी से बने हुए हैं और हाथ से और थोड़ी मशीनों से मिला के संयोजन करके बनाए गए हैं। आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कुछ गिफ्ट किया गया था, तो वो आप ही का बनाया हुआ था? जैसे ये अटल आवासीय विद्यालय वाला हो गया, कॉरिडोर हो गया, शिंजो अबे साहब जब 2014 में आए थे उस समय। इसके अलावा जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो ठाकुर जी की कृपा से अपने यहाँ से बन के जाता है, क्योंकि वुडन बुटीक जैसा है, अपने लोग जैसा बनवाना चाहते हैं वैसा बनाते हैं। इस जो टूरिज्म का जो एक्सपो लगा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप अपनी कारीगरी के एक्सपोजर के लिए? कितना अहम है ये? अहम है। बाहर के राजदूत आए हुए हैं और बाहर के डेलीगेट्स आए हुए हैं, वो भी एक बार बनारस की इस कला को देखें, नज़दीक से महसूस करें, क्योंकि इसका बहुत एक्सपोजर है नहीं। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा लोगों को और लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया इस कला को, और आगे भी अब इसको और बढ़ावा मिलेगा। वो देख रहे हैं और सराह रहे हैं? बहुत सराह रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो अपने नंबर दिए हैं कि अब हमको आगे ऐसा करना है, वैसा करना है, कई चीज़। कोई ऐसी खास चीज़ जो आपकी
आपके कारखाने में या फिर आपके वहाँ पे बना हो जो आप दिखाना चाहें हमें कैमरे पे? अभी जैसे अभी विजयनाथ मिश्रा जी जो BHU के प्रोफेसर हैं और संकट मोचन के महंत भी हैं, उनके कॉन्फ्रेंस के लिए हमने एक बहुत अद्भुत चीज़ बाबा विश्वनाथ की कृपा से बनी, जो बहुत अद्भुत बनी है, जो मेरे लिए भी बहुत अद्भुत है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा एक स्मृति चिन्ह जो उन्होंने बनवाया, ये एकदम साक्षात शंकर का, विश्वनाथ का प्रारूप लगता है। ये ठाकुर जी की उन्हीं की कृपा से ही, हनुमान जी की, और जैसे ये छोटा स्वरूप है, एक इससे भी बड़ा डेलीगेट्स के लिए बना। इसके लिए प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा जी ने भी और भतीजे राम ने भी बहुत मेहनत की, कई बार ये बने, और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, पूरा लकड़ी का, यही मैं पूरा लकड़ी का है, इसमें कहीं पे भी कोई मेटल यूज नहीं किया गया है। काशी से निकली विकास की गंगोत्री चारों तरफ फैली भी है और योगी सरकार को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए राह भी बता दी है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी भी एक राह निकल पड़ी है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन में हो रही आसानी भी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का बड़ा कारण है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर विकसित हो तो यूपी में आध्यात्म के हर केंद्र पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु आ सकते हैं। यही है आस्था की अर्थव्यवस्था का सीधा सूत्र। ये गुलाबी मीनाकारी है, ये पर्सिया ईरान से आई हुई कला है 17वीं सेंचुरी में। सवाई राजा मानसिंह के समय में ये कला भारत में आई, और ये कला सिर्फ चांदी और सोने पे होती है। इसके कलर मेटल ऑक्साइड से बनते हैं और 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट होते हैं। इसका पिंक गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है, इसका ब्लू कोबाल्ट, वाइट टाइटेनियम, ग्रीन कॉपर, येलो वैंडियम, ब्राउन मैग्नीशियम, और इसको सभी को 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। ये बहुत ही रेयर आर्ट है, और ये संरक्षित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको मेरा बनाया हुआ चेस सेट US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को 2021 में दिया था, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसे ODOP में शामिल किया है, जिसे हम जैसे कारीगरों को संरक्षण मिला है, और हम लोगों को बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं और घर बैठे ऑर्डर मिलते हैं। मैंने करीब 500 वुमेन्स आर्टिजन को भी ट्रेनिंग दिया है। बहुत सारी आर्टिजन्स में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने डिमोन्स्ट्रेशन भी कर चुकी हैं, और उन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं। आपने बोला बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, बहुत सारे लोग भी काम करते होंगे आपके यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ करीब 20 फैमिली मुझसे जुड़े हैं जो लगातार काम करते हैं, और हमारे यहाँ 1 से 4 रेगुलर ट्रेनिंग चलती है महिलाओं की, वो फ्री आके सीखती हैं, उनके बाद उनको काम भी दिया जाता है। ये जो कलाकारी है, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है? देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ये कलाकारी, ये गुलाबी मीनाकारी है और ये सॉफ्ट स्टोन है। ये जैसे आप देखेंगे जाली, हाथी के अंदर हाथी है, जैसे ये उल्लू के अंदर उल्लू है, ये तो ये एक ही पत्थर होता है, और इसको बारीक सिर्फ उससे छेद कर करके मशीन से, उससे हाथ से इसे छेद कर करके इसके अंदर, और ये पत्थर के अंदर ही बना है, और एक ही, हाँ, ये कम से कम 1 वीक लगता है इसको बनाने में। अगर इसमें मतलब इसको संरक्षित करने के लिए इसलिए भी आवश्यकता है कि इसके अंदर जो कलाकारी, ये जो कलाकारी है, अगर कारीगर भगवान से लिखा के लाया है 80 साल, तो 20 साल ये पत्थर खा जाता है उसका। इसलिए इसमें मास्क लगा के दिया जाता है, जैसे ये लोग मास्क पहन के करते हैं ताकि इसके डस्ट अंदर न जा सकें। तो अगर डस्ट अंदर जाएंगे तो फिर उनकी लाइफ कम होगी। तो ये बहुत ही रेयर आर्ट है, देखने में साधारण सा है, पर ये आप देखेंगे ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खुद प्रमोट किया है। आप देखेंगे ये तो सिर्फ यही है, आप जैसे इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी हाथी है, ये एक पत्थर का बना है। हाँ, एक पत्थर का ही बना था ये, एक पत्थर से ही अंदर छेद कर करके, इसी छेद से छेद कर करके अंदर खोखला किया गया है, फिर अंदर हाथी भी बनाया गया है। ये बहुत ही रेयर आर्ट है। ये तमाम जो सबसे बड़ी बात है, इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये GI क्राफ्ट भी है, ये ODOP है, और ये GI क्राफ्ट भी है, ये सारे GI में शामिल हैं। और यहाँ पे तमाम देशों के राजदूत भी आए हुए हैं, उन्होंने एग्जीबिशन में ये चीज़ें देखी? हाँ, उन्होंने देखी और ली भी। ये बैंगल है, और इसे एक देश के राजदूत थे, आए अपनी बेटियों के लिए ले गए थे। 2 बेटियां उनकी हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग लेके गए थे। विश्व स्तर पे अब प्रमोशन हो रहा है इस एग्जीबिशन के थ्रू। ये 2 कलर ही ले गए थे वो, एक बेटी के लिए, एक दूसरे बेटी के लिए। अच्छा, आप ये जो IIA ने जो आयोजन कराया है, इसको आप कैसे देख रही है? आपके लिए कितना अहम है? आपके जैसे तमाम कारीगरों के लिए कितना अहम है? हम सभी कारीगरों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम लोगों को जो स्टॉल मिला है उद्योग विभाग ODOP की तरफ से, तो हम सभी लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला है, और हम सभी लोग जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और तमाम देशों के राजदूत आए हैं, वो देख रहे हैं, और हमारी कला को लेके खरीद के भी लेके जा रहे हैं अपने देशों में। इस तरह से हमारी कला का, हमारे देश की कला का प्रचार विदेशों में भी होगा।
काशी में जो पर्यटकों की भीड़ जुट रही है उससे न सिर्फ काशी में ही बल्कि आसपास के जिलों की इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। आसपास के जिलों में छोटे छोटे व्यापारियों की कमाई भी बढ़ी है। जिस तर्ज पर काशी में आस्था और अर्थव्यवस्था का डबल इंजन दौड़ा है, वाराणसी में लगे इस एक्सपो में ऐसे ही लोकल कारीगरी का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां लकड़ी के बने डिजाइन पर काशी की पुरातन संस्कृति की झलक देखने को मिली। तो इस एग्जीबिशन में हमें कुछ वुडन हैंडीक्राफ्ट भी दिख रहे हैं, जो बताया जा रहा है एग्जीबिटर द्वारा कि ये सारे हाथ से बनाए गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी शर्मा है। साक्षी, आप इसके बारे में कुछ बताएंगी, ये कैसी कारीगरी है? ये वुडन हैंडीक्राफ्ट है और ये पूरा हाथ से ही बनाया जाता है और ये काफ़ी प्राचीन काष्ठकला है। ये पूरा हाथ से बनाते हैं आप लोग, और ये लकड़ी से बना हुआ है? ये पूरा वुडन से ही बना हुआ है और ये राम दरबार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भी दिया गया था। अच्छा, और आपका बनाया हुआ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को राम दरबार दिया गया? जो ये दिया गया था G7 सम्मेलन में। तब तो काफ़ी फेमस होंगे आप लोग बनारस में। हाँ, कहाँ है वर्कशॉप आप? ये मेरा विशेश्वरगंज पे है। कितने लोग काम करते हैं आपके वर्कशॉप? ये पूरे 12 लोग काम करते हैं। ये साथी में क्या नाम है? हमारा नाम गोविंद शर्मा है, स्टेट अवार्डी। क्योंकि हमारी ये हजारों साल पुरानी आर्ट है, जो कि ये लकड़ी पे हम लोग करते हैं। देखिए, लकड़ी की कारीगरी। हाँ, ये इतना बड़ा से लेके 10 फीट तक बनते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और ये कैसे बना लेते हैं आप लोग? हाथ से, ये मशीन का उपयोग? नहीं, टोटल हैंडीक्राफ्ट। और ये सूर्य की रोशनी जब तेज होती है 12 से 2, उस समय इसमें काम करते हैं। तेज रोशनी में बारीकी बनती है। और ये कभी हमारे श्री रामचंद्र जी हाथी घोड़ा ऊँट खेलते थे, उस समय से ये कारीगरी चला आ रहा है और हमारी 7वीं पीढ़ी है ये। और पहले तो ये लगता था 14 के पहले कि ये आर्ट छोड़ दे, क्योंकि ये बहुत नहीं चल रहा था, क्योंकि ये धरोहर में मिली है हमको। तो अब 18 घंटा काम करते हैं, सोचते आर्डर कैसे पूरा करें। सरकार से पूरा सहयोग मिला। हाँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी दोनों यानी इस काम में बहुत हम लोग को सहयोग दिए। और जो ऐसे एग्जीबिशन लगते हैं उसमें बहुत आनंद आते हैं। कई जगह से लोग आते हैं और देखते हैं और बहुत तारीफ करते हैं और ले भी जाते हैं यहाँ से, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो एग्जीबिशन है, यहाँ से पहचान मिलती है आप लोगों को। अगर किसी व्यक्ति को खरीदना हो, परचेज करना हो, तो उसे कहाँ से करना हो? वो हमारे कारखाना से मिल जाएगा उनको, विशेषरगंज कतवापुरा। यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? क्योंकि तमाम डेलीगेट्स भी आए हैं और भी लोग आ रहे हैं बाहर से, तमाम दुनिया से, देश दुनिया। अच्छा लग रहा है, क्योंकि ले भी रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। और एक आर्टिस्ट के लिए लोग तारीफ करते हैं तो लगता है कि हमें वो हौसला बढ़ जाता है। हौसला बढ़ जाता है। पहले तो लोग जानते नहीं थे, इतने गली में थे, अब तो लोग जानते भी हैं और आते भी हैं घर पे, और बच्चे लोग सीखने भी आते हैं और हम लोग सिखाते भी हैं। अब ये लगता है कि रायबरेली से नीप के बच्चे आते हैं। ट्रेनिंग के लिए रायबरेली से बच्चे आए हैं। यस, अब ये लगता है कि हम रहे ना रहे, हमारी आर्ट सुरक्षित हो गई। और उस आर्ट को सुरक्षित करने के लिए सरकार से पूरा सहयोग भी मिल रहा है। तो ये काशी के कारीगर हैं जो 2014 के बाद को क्रांतिकारी परिवर्तन बता रहे हैं। जब बात पर्यटन की होती है तो उसमें सबसे अहम किरदार कनेक्टिविटी का हो जाता है। वाराणसी के इंटरनेशनल एक्सपो में लगे सैकड़ों स्टॉल में एक स्टॉल IRCTC का भी था, और काशी समेत पूरे हिंदुस्तान में पर्यटन के लिए कनेक्टिविटी पर IRCTC क्या कर रही है, इसके लिए सीधे हमने प्रदर्शनी में मौजूद IRCTC के CRM अजीत सिन्हा से बात की। सर, सबसे बड़ा पहला सवाल तो यही है कि ये कितना बड़ा मंच है वाराणसी के लिए? देखिए, वाराणसी को एक ग्लोबल टूरिज़्म हब बनाने का जो ये प्रयास है IAA की तरफ से, उसमें हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ये साबित हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस मंच पे काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से और अदरवाइज़ भी जुड़े हैं, जो टूरिज़्म को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, वो सारे लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। तो ये एक बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट जो टाई अप्स हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने का ये एक मौका प्रदान कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इनिशिएटिव है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की, और जो आयोजक हैं उनके माध्यम से एक मौका दिया जा रहा है जिससे वाराणसी को अल्टीमेटली इसका फ़ायदा होगा। IIA जो है वो MSME का सबसे बड़ा संगठन है। ऐसे में वाराणसी में इस तरीके के आयोजन के क्या मायने हैं?
देखिए इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि वाराणसी के आसपास कई सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे ऐसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए कि साड़ी है, कालीन है, खिलौने की इंडस्ट्री है। तो जब भी कोई टूरिस्ट आता है, एक टूरिस्ट का जो इकोनॉमिक साइकिल होता है उसमें न केवल वो स्टे और ट्रांसपोर्ट या फूड कंज्यूम करता है, बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो उस इलाके में होते हैं उसको वो कंज्यूम करता है, उसको परचेज करके लेके जाता है, और इस तरह से उस प्रोडक्ट को भी प्रमोशन मिलता है, प्रचार प्रसार मिलता है। तो निश्चित तौर पे ये जो इनिशिएटिव है ये सराहनीय है, और इससे वाराणसी की पूरी इकोनॉमी को, यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अभी यहाँ पे काशी तमिल संगमम हुआ, वहाँ पे दो संस्कृतियों को जोड़ा गया, जो भारत की है साउथ और यहाँ की, और अब यहाँ पे जो एक्सपो हो रहा है उसमें 8 देशों के राजदूत आ रहे हैं, जहाँ पे जो यहाँ की संस्कृति को आके समझेंगे और जानेंगे कि वाराणसी में कैसा क्या माहौल है। देखिए काशी न केवल पौराणिक सिटी है और कई सारी संस्कृतियों का समागम है यहाँ पे, बल्कि इंटरनेशनल जो कनेक्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और विदेशी सैलानी भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, और अभी कई देशों के राजदूतों को यहाँ इनवाइट किया गया इस कार्यक्रम के तहत। तो वो सारी जगहों पे यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री, उसके प्रोडक्ट्स, यहाँ टूरिज़्म की जो पोटेंशियल है, उसकी अपॉर्चुनिटी है, उन सब को वो हाईलाइट करने में ये भूमिका निभाने में कामयाब होगी, ये इस तरह की योजनाएं और इस तरह के इनिशिएटिव्स। सर यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? देखिए यहाँ पे जो स्टॉल पे सारे लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेसिकली हाईलाइट करना चाहते हैं। IRCTC से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, IRCTC ब्रॉडली अगर आप देखें तो रेल बेस्ड और एयर बेस्ड टूरिज़्म में है, और इसके अलावा एयर टिकटिंग की फील्ड में है, बहुत सारे इवन मेडिकल टूरिज़्म के फील्ड में है। आप यहाँ पे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं मेडिकल फील्ड के, वहाँ पे अगर लोग बाहर से आना चाहते हैं उसके लिए IRCTC एक माध्यम बन सकता है। तो जैसे महाराजा एक्सप्रेस आपने सुना होगा, वर्ल्ड की मोस्ट लग्जूरियस ट्रेन है, और इसको वाराणसी लाया जाता है, विदेशी पर्यटकों को वाराणसी घुमाया जाता है, उनको वाराणसी देखने का मौका मिलता है। इस तरीके से बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन है, जहां वाराणसी का सारनाथ विजिट जो है उसमें शामिल होता है। रामायणा सर्किट ट्रेन भी है जो चलती है, और उसको भी वाराणसी लाया जाता है, और उसमें देश और विदेश दोनों के पर्यटक आते हैं, और उनको भी वाराणसी देखने का मौका मिलता है। हर महीने पूरे हिंदुस्तान से कई सारी गाड़ियां जो भारत गौरव ट्रेन के नाम से आती है, उसमें वाराणसी एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन पॉइंट होता है। और इसके अलावा रेल टूरिज़्म के माध्यम से, रेल बेस्ड टूरिज़्म में जितनी इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स यहाँ आ रही हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे लोग जो पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ आते हैं उनको भी फैसिलिटेट करने का स्कीम रहता है IRCTC के तहत। तो न केवल रेल बल्कि एयर पैकेजेस के माध्यम से भी देश के विभिन्न हिस्सों से लोग वाराणसी आते हैं और वाराणसी का भ्रमण करते हैं, यहाँ की चीज़ों का लाभ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले करीब 8 से ज्यादा साल से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इस दौरान यूपी में अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर काफी काम हुआ है। आस्था की इस अर्थव्यवस्था से न सिर्फ यूपी समृद्ध होगा, बल्कि इससे गरीबी रेखा से निकालने में भी बड़ी मदद मिलेगी। योगी सरकार का टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। आस्था की अर्थव्यवस्था इन दोनों ही लक्ष्यों को साधने में काफी बड़ी मदद साबित होगी। हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है, और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। वाराणसी में हुए एक्सपो के आयोजन ने अर्थव्यवस्था में पंख लगाने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। एक्सपो के आयोजन की चर्चा पूरी दुनिया में हो, इसके लिए कई खास विदेशी मेहमानों को भी न्योता दिया गया था। 6 देशों की राजनयिकों ने क्रॉस बॉर्डर सिनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय निवेश एवं संयुक्त उपक्रमों की संभावनाएं विषय पर रखे गए सेमिनार में पर्यटन, निवेश, आयात और निर्यात को लेकर अपने विचार रखे। जापान के इकोनॉमिक काउंसलर जीरो कोडेरा से DDUP ने जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर बात की। We have a special guest from Japan, Zero Kodera.
ambassador from Japan. Sir, how do you feel here? Yeah, I'm very impressed. This is first time for me to come to this Varanasi. It is a heart of India. I'm so impressed and by this huge exhibition. Unfortunately, my flight was delayed. I should have been a little bit earlier, but somehow I could make it. So I'm very happy to be. So have you ever been before India? India, I have been to posted the India since August 2023. So I have been in Delhi for like 2 years and 4 months. But never came Varanasi. No, I have wanted, but I have never had a chance to visit here. So my dream comes true. How do you think Varanasi culture exposing in world? So like right now, I think some monks are praying the mantra, and I feel some familiarity with Japanese Buddhist culture. I thought that the origin of Buddhist culture is from Varanasi. So I think that we have a psychological and a mental connection with the Indian people. The culture of Varanasi is, I think, origin of Hindu and Indian culture, which many Japanese pay respect, and so I think I hope more and more Japanese tourists will come in the future. Unfortunately, in the past there are so many Japanese tourists coming from Japan, but I heard that since COVID-19, the number of Japanese tourists has declined to some extent and have not come back yet. Do you see any cultural connection between Varanasi and Japan? So the Buddhism is one thing, and also these days there are so many Japanese liking the Indian curry, so tari, so the Indian spices, Indian cuisine. So I think this might be a trigger to invite more Japanese tourists. दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट सेक्रेटरी खातुतशेलो थगवाना भी आईआईए द्वारा आयोजित इस एक्सपो में शामिल हुए। खातुतशेलो थगवाना ने डीडीयूपी से वाराणसी के कल्चर पर बात की। खातुतशेलो थगवाना ने भारत की तारीफ में खुलकर कसीदे पढ़े। Have you ever been Varanasi before? This is my first time being here in Varanasi. How do you see the culture of Varanasi? You know, I arrived here yesterday, and just within a few hours of my arrival, I've already learned a little bit about Varanasi, and I've been told that Varanasi is a place of continuous learning and burning, and I've seen that when I visited the Ganga River. If we talk about the Varanasi tourism, what's your takeaways from Varanasi? For now, because now I'm just beginning with the program, I think there's still a lot for me to learn. So I cannot conclude now, but already, like I've already indicated, that learning in Varanasi is continuous. You can never finish learning while in Varanasi. How do you feel here? I feel very welcomed, warmly welcomed, and as we are still going to begin with our program, I'm looking forward to it. In India, we ask, how's the Josh? Energy. How's the energy? The energy is great. That's what I can say. It's incredible. Like they say, India is incredible. बुर्किना फासो के मिनिस्टर काउंसलर क्रिश्चियन डिडलियर यूडुला जिंगवे क्वाट्रा ने सत्र में न सिर्फ पर्यटन विकास की संभावनाओं को रेखांकित किया, बल्कि सत्र के बाद डीडीयूपी से विस्तार से बात भी की। भारत और बुर्किना फासो के रिश्ते मजबूत हैं, जो आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहायता और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर केंद्रित है। और इस रिश्ते को मजबूत करने में पीएम मोदी का रोल क्या है, इसको लेकर बुर्किना फासो के मिनिस्टर काउंसलर क्रिश्चियन डिडलियर ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। India and Burkina Faso are great friends. How do you see PM Modi role in strengthening the relationship with Burkina Faso? We have good relation. There is good relation between India and Burkina Faso. And what I can say, there is more Indian in Burkina.
in tourism and transport are a level. There is one society which name is Sadhguru. It's an Indian society. We make travel. We send travel ticket like the around the world. Okay, and there is more Indian in Burkina Faso which operate in commercial sector, motor, and sesame and which else? There is more activities which are supported by Indian in Burkina Faso. What are the Burkina Faso plan for the spiritual sport in India? Spiritual sport, I don't know. If we receive proposal, we will check. And we are partner here. Embassy is Delhi. Everything you need, come to embassy. We'll discuss and exchange. Let me know. Okay. We will try to discuss after. If we have some proposition, we are open. वाराणसी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और भारत में मंदिर निर्माण और राष्ट्र निर्माण साथ साथ चल रहे हैं। मंदिर से अर्थव्यवस्था में नई जान भी फूंकी जा रही है। देश में मंदिरों का अर्थशास्त्र देखिए, फिर आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की अर्थव्यवस्था भी समझाएंगे। भारत की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं का योगदान 2.32% है और मंदिर की इकोनॉमी करीब 3.02 लाख करोड़ की है, जिसमें फूलों की बिक्री से लेकर पूजा पाठ से जुड़े दूसरे सामान आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा सैलानी तीर्थ स्थलों पर ही जाते हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर राम, कृष्ण और शिव तीनों की विरासत है। उसमें भी वाराणसी को तो शिव नगरी भी कहा जाता है। पीएम मोदी की कोशिश मंदिरों को इकोनॉमी से जोड़ना है, क्योंकि जब किसी क्षेत्र में राम मंदिर या विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा भव्य और दिव्य निर्माण होता है तो न सिर्फ उस जिले बल्कि उसके आसपास के जिलों की भी इकोनॉमी बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लोगों की आमदनी बढ़ती है। विश्वनाथ कॉरिडोर का ही उदाहरण ले लें। कॉरिडोर के दर्शनार्थियों से सालाना 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। पर्यटन सेक्टर में 34% रोजगार बढ़ा है। छोटे दुकानदारों, ई रिक्शा चालकों, फूलमाला बेचने वालों की आमदनी 4 से 5 गुना बढ़ी है। काशी में छोटे पंडितों, पुरोहितों की आमदनी 4 से 5 गुना बढ़ी है। जीएसटी से सरकार की कमाई बढ़ी है। कोरोना काल के बाद काशी का पर्यटन उद्योग पहले से बेहतर हुआ है। काशी में जब कोई श्रद्धालु जाता है तो वो वहां सिर्फ दर्शन करके नहीं लौटता, बल्कि पूजा पाठ के लिए फूल प्रसाद खरीदता है, यातायात के साधन इस्तेमाल करता है, रुकने के लिए होटल धर्मशाला को पैसे देता है, घाटों को घूमता है, वहां भोजन नाश्ते पर पैसा खर्च करता है, वहां के लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदता है। इससे इकोनॉमी में चारों ओर से बूस्ट मिलता है। कितने लोगों को रोजगार मिला है आपके इस दुकान के जरिए या फिर कारखाने के जरिए? कम से कम कुछ नहीं तो 1500-2000 लोग जुड़े होंगे इनसे। 1500 से 2000 लोगों को। तो एक मतलब संस्कृति की इसको कह सकते हैं कि आप इस बनारसी साड़ी से ना सिर्फ संस्कृति को नई पहचान मिल रही है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलते हैं, काम मिलता है, रोजगार मिलता है। एक परिवार उनसे 150-200 परिवार बढ़ते जाते हैं, चलते रहते हैं इसी तरीके। पीएम मोदी शिव को समाधान बनाकर दिखा चुके हैं। मंदिर का अर्थशास्त्र देश की इकोनॉमी से जोड़ने से देश न सिर्फ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर सकता है, बल्कि वो धार्मिक टूरिज्म में दुनिया में अव्वल भी आ जाएगा। ऐसा हुआ तो देश में जितने भी बड़े मंदिर हैं, वो वाकई भक्तों का आर्थिक संकट तो दूर कर देंगे। पीएम मोदी धर्म पथ पर इसलिए ही चलने की सौगंध ले चुके हैं क्योंकि उन्हें भारत को विकसित देशों में शुमार करना है। आस्था हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था के उस ट्रैक पर दौड़ा देगी जहां सारी दुनिया में भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरेगा।
पर्यटन की होती है तो ट्रैवलिंग की भी बात होती है। वाराणसी में कई ऐसी ट्रैवल कंपनियां हैं जो देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बना रही हैं। एक ऐसी ही ट्रैवल कंपनी का स्टॉल वाराणसी में आईआईए के टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में लगा हुआ था। हमारी कंपनी बेसिकली पैन इंडिया ट्रैवल ऑपरेशंस करती है, साथ ही साथ इनबाउंड और आउटबाउंड को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वाराणसी में लोकल पेनिट्रेशन ज़रूरी है, लोकल माध्यम से लोकल लोगों का जुड़ना भी ज़रूरी है। इस आईआईए के माध्यम से हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपने आप को शोकेस कर सकें। दो हमने इंडिया के बहुत बड़े बड़े ट्रैवल शो जैसे कि साटे, IITM, TTF, OTM ऐसे कई जगहों पे अपने आप को डिस्प्ले किया है और लोगों के बीच अपने आप को पहुंचाने की कोशिश की है। आज हमारी कोशिश यहाँ के लोकल लोगों को अपने आप से जोड़ने की और उन्हें देश, अपना देश और दुनिया में और आगे कौन कौन से डेस्टिनेशन वो घूम सकते हैं उसको दिखाने की है। सिर्फ लोकल ही क्यों, जो बाहर सभी लोग आ रहे हैं उनको भी? हाँ। उनके साथ भी हम ये काम करते हैं। हमारा जो बेसिक क्लाइंट बेस है वो हमारा पैन इंडिया में साउथ इंडिया से बहुत बेहतर है। महाराष्ट्र से हमारे पास बहुत क्लाइंटेल आते हैं जो कि ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, जिनको हम अपना ये पूरा पिलग्रिमेज सर्किट वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्यम इसका एक पूरा टूर कराते हैं, जिसमें उनको ऑल राउंड अप्रोच, जिसमें कि संस्कृति, कल्चर और हमारे रूट्स है उसके उनको जानकारी भी मिलती है गाइडों के माध्यम से। बात वाराणसी की हो और जिक्र जायका का ना हो तो बात अधूरी लगती है। डीडीयूपी ने जब इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में यूपी सरकार में मंत्री से सवाल किया तो वो भी बनारसी स्वाद का जिक्र किए बिना नहीं रुके। आप देखें क्या अद्भुत शहर हमारा है कि हर जिले के अपने खान पान होते हैं। साउथ का अगर इडली बड़ा है, गुजरात का ढोकला है, कहीं का छोला भटूरा है, लेकिन बनारस अद्भुत है। सबीरी अगर आप कचौड़ी खाते हैं गोल वाली तो उसके साथ में चना मिलता है काली वाली। वही दुकानदार शाम को जब बेचेगा कचौड़ी गोल वाली तो छोले बेचता है शाम का मटर का वाइट वाला। ये सारा अद्भुत है। स्वाद का जिक्र हुआ तो हम वहां भी पहुंचे जहां एक्सपो में बनारस के खानों की प्रदर्शनी लगी थी। बनारस की मशहूर मलइयो बनाने के पीछे की कला भी समझी और ये भी जाना कि बनारसी चाट की दुनिया दीवानी है। आनंद कुमार जी, ये जो एग्जीबिशन लगा है और आपने ये जो खाने पीने की चीजें लगाई हुई, ये तो बनारस की सबसे फेमस चीज है। सबसे बनारस स्पेशल क्या है? सबसे स्पेशल यहाँ का जाड़े में मलइयो होता है। यहीं से स्टार्ट करते फिर मलइयो होता है। ये बनारस का मलइयो है। इनसे पहले ये कुछ बताएं, मैं बता दूं कि इसको खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बाकी विस्तार से तो आनंद जी ही बताएंगे। ये जाड़े में ठंड से दूध के झाग से बनता है। दूध होता है उसको फेंटा जाता है। ये बस मुझे आप हाथ में दे दीजिए। और इसको केसर, इलायची वगैरह मिला के इसको प्रिपेयर किया जाता है और ये बहुत लाइट होता है। तो ये मलइयो है जो दूध के झाग से बनता है और ये बनारस में ही मिलता है और जाड़े में ही मिलता है। और जाड़े में ही जाड़े के बाद ये बैठ जाता है, इसकी तो ये आप बता रहे थे कैसे बनता है? ये रात भर दूध को ओस में रखा जाता है, उसके बाद इसको फेंटा जाता है तो ये झाग होता है और उसके बाद इसमें केसर, इलायची, चीनी वगैरह डाल के सब इसको प्रिपेयर किया जाता है। और फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? ये आपके छोला समोसा है। अच्छा, बनारस में तो छोला समोसा बड़ा फेमस है। गाजर का हलवा है। गाजर का हलवा है। गुलाब जामुन है। आपने टमाटर चाट ये। हाँ, ये इसके लिए तो ये टमाटर चाट पूरे विश्व में अगर कहीं बनेगी तो बनारस का ही कारीगर होगा, नहीं तो दूसरे जगह कारीगर इसको बना नहीं सकता। और जब बनारस में ही बन रहा हो तब तो और खास बनारस खास है। यहाँ का पानी और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? खूब अच्छा रिस्पांस है, खूब अच्छा, खूब लोग खा रहे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, बनारस के लोग तो आ ही रहे हैं, बाहर के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डेलीगेट्स भी आए हुए हैं। जी, पूरे इंडिया से आए हैं, विदेश से भी आए हैं, 8 कंट्री से आए हैं लोग। जो विदेशी लोग आ रहे हैं उनको आप खिला रहे हैं? हाँ, एकदम अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये यहाँ पे आपने स्टॉल लगाया तो एग्जीबिशन के लिए लगा है। शहर में कहाँ पे आपने? शहर में हम लोग रविंद्रपुरी में, बाकी हम लोग इवेंट का काम करते हैं। सिद्धि विनायक इवेंट हमारी कंपनी हुई। पूरे इंडिया में इवेंट करते हैं हम लोग। इसमें जो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है इन सारी चीजों के लिए, एग्जीबिशन के लिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये चूड़ा मटर हमारा है, ये भी बनारस का स्पेशलिस्ट होता है। ये भी जो फ्रेश मटर आते हैं उनसे बनता है। ये बाकी चूड़ा मटर से अलग क्यों? ये अलग यहाँ का, यहाँ बनता है, इसी स्टाइल में बनता है यहाँ का। इसका अपना एक तरीका है बनाने का। और ये फिर ये आपका ये आलू टिक्की है, आलू की टिक्की है, गोलगप्पे भी बनारस के बड़े फेमस है। जी। हम बात कर रहे थे एक्सपोजर की, जो ये आईआईए द्वारा आयोजित किया गया है। ये आपको क्या लगता है कितना बड़ा मंच है? बहुत बड़ा मंच, जैसे बहुत बड़ा मंच है। इंडिया लेवल का, वर्ल्ड लेवल का मंच है। विदेश में भी आईआईए लगाता है, तो बहुत बड़ा मंच है। ये अब तक जितने भी ये आईआईए के आयोजन होते थे वो बड़े शहरों में होते थे। यूपी में तो सिर्फ लखनऊ में, यूपी में सिर्फ लखनऊ में अटेंड किए थे।
लेकिन अब आपको बनारस अपने शहर में जब अटेंड करने का मौका बहुत मिला अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा। बनारस के लिए बहुत बड़ा, बनारस को अच्छा बिजनेस मिलेगा, बनारस के लिए बहुत एडवांटेज है, बहुत बड़ा टूरिज्म का वो मिलेगा। टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, संस्कृति को जो समझने के लिए बनारस में लोग आते हैं, जो टूरिज्म को समझने के लिए आते हैं, वो खाने के भी बड़े शौकीन होते हैं। तो आपको लगता है कि एक वैश्विक पहचान मिलेगी? एकदम मिलेगी, एकदम जरूर मिलेगी। आईआईए का टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो पूरी तरह सफल रहा है। देश भर से उद्यमी जुटे, जमकर व्यापार भी हुआ, विदेशी डेलीगेट्स की सहभागिता भी रही और निवेश का वादा भी मिला, और सबसे खास काशी की जनता का सहयोग मिला। उम्मीद है कि इस आयोजन के बाद टूरिज्म को नया आयाम मिलेगा। काशी में आस्था भी है और अर्थव्यवस्था भी। संस्कृति भी है और पुरातन सभ्यता भी। और धार्मिक पर्यटन को लेकर जो पूरे यूपी में एक माहौल बन रहा है, उसकी शुरुआत काशी से हो गई है।